Hello friends, this is Dilip Geography Wala in front of you. Dear students, as you know that this year your social science board exam paper is scheduled on 15th of March and few students are sending me the message that sir we are facing problems in social science on few chapters. So I thought why should I not explain the whole syllabus of social science in a video to help all the students. So dear student, that is why I am here to explain the whole revision of social science in front of you. So if you want to score a handsome marks or good marks in social science, you must watch this video. So dear student, first of all, I am going to start with a sample paper and the pattern of question which may be asked by the board. So please look at the board here students. So students, आप जानते हो कि हमारा जो बोर्ड पैटर्न है इस बार का सोशल साइंस का, उसमें 6 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 सेक्शन में क्वेश्चन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ। ये 6 सेक्शन से क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे। आपका पेपर जब आपको मिलेगा तो उस पेपर में जो चीजें मेंशन होगी उसमें सबसे पहले रहेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। वो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बता रखा है कि उसको कैसे लिखना है, ये आप देख सकते हैं उसमें। इसके अलावा सेक्शन बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसका आंसर आपको 40 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है। इसके अलावा सेक्शन सी जिसमें 25 से 29 तक क्वेश्चंस होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इसका आंसर 60 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है। इसके बाद सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी में 30 से 33 तक क्वेश्चंस होंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और इसका आंसर 120 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है। इसके बाद नंबर आता है सेक्शन ई का। सेक्शन ई 34 टू 36 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इसका भी आंसर कैसे लिखना है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों के इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो सेक्शन एफ होता है वो क्वेश्चन नंबर 37 केवल उससे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दो क्वेश्चन आता है, 37.1, 37.2 जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जो 37.1 होगा वो हिस्ट्री से 2 मार्क्स का मैप आता है और 37.2 जो होगा वो ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का मैप आता है। आप सभी लोगों को कोई भी ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगी। हाँ, क्वेश्चन के बीच में सेक्शन में आपको चॉइस मिल सकती है, तो आप उसको उसमें से कोई एक और करके देगा तो आप कर लीजिएगा जो आपको आएगा। तो दोस्तों, मैं पहले ही सैंपल पेपर को आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे सैंपल पेपर जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। जो बोर्ड का पैटर्न है उसको लिखने का तरीका मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बता दिया है। अब बारी आती है कि उस वीडियो को आप कैसे देखें, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब हम आज स्टार्ट करते हैं अपना फुल रिवीजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है कि हिस्ट्री सर कैसे सॉल्व किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले डेट टाइमलाइन लर्न करने की जरूरत है। टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टाइमलाइन रिलेटेड अगर आप पूरा डिक्लेयर कर लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे 1714 ये जो हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें एक टॉपिक है 1714 में क्या हुआ था।
तो जॉर्ज फर्स्ट बिकम द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1714. 1715 Louis 15 became the king of France. 1740 and 1748 the war of the Austrian succession. 1756 to 1763 क्या हुआ था? 7 ईयर वॉर्स हुआ था और जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था. 1776 द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. 1789 the French Revolution took place. 1797 Napoleon invaded Italy and Napoleonic Wars started. 1814 the first Treaty of Paris established a lenient peace with France. 1814 to 1815 नेपोलियन बोनापार्ट का फॉल हुआ, वो हार गया वाटरलू के मैदान में. इसके अलावा 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ था, तो आप बताओगे कि 1821. 1831 गिसेपी मैजनी स्टैब्लिश्ड यंग इटली. यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिसेपी मैजनी ने क्या बनाया था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, तो उसने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप. 1813 में पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप. 1832 ग्रीस गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर. ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीस जो है ओटोमन एम्पायर से कब आजाद हुआ था, तो ईयर था 1832. 1832 के बाद आता है 1849 टू 1878 द रीन ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकेंड ऑफ पिडमोंट सर्डिनिया. 1852 कैमिलो केवर बिकम द प्राइमर ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट. 1858 केवर फॉर्म्ड एन एलियंस विद फ्रांस. 1859 पिडमोंट एंड फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया. पिडमोंट एनेक्स्ड लोम्बार्डी. 1859 से 1870 ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, 1859 टू 1870. इस दौरान यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली जो कई भागों में बटा हुआ था उसको यूनिफाई किया गया. 1860 गैरिबाल्डी डिफीटेड स्पेनिश फ्रॉम किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज. 1861 द किंगडम ऑफ इटली वाज अनाउंस्ड. Victor Emmanuel II of Piedmont Sardinia became the king of Italy, who was unified. 1870 after France declared war on Prussia, Italy annexed Rome. 1861 to 1888 reign of King William I of Prussia. 1867 Prussia created the North German Confederation. 1871 very important year, the German Empire was formed and Germany annexed Alsace and Lorraine, the province of France. So 1941 beginning of First World War. 1914 beginning of the First World War. 1905 Slav nationalism gathered force in the Habsburg and Ottoman Empire. So dear students, ये जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं उसको आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं इस चैप्टर का. इस चैप्टर की शुरुआत होती है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन से. आप जानते हो द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 had marked the age of revolutions in Europe. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने पूरे यूरोप को रेवोल्यूशन करना सिखाया. It paved the way to achieve bigger goals of national identity and national pride, which can be called nationalism. ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इसी की वजह से जो है नेशनलिज्म की नींव पड़ी पूरे यूरोप में. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैली? सो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. आप जानते हो कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो उन दिनों ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के कब्जे में था. राजाओं का शासन था जो जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं थे. इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन
in France and new social groups came into being. Conservatism was a political philosophy that highlighted the significance of tradition, set up institution and customs. The age of revolution, वो कौन सा एज था जब रिवॉल्यूशन हुआ? तो 1830 to 1848 ये एज ऑफ रेवोल्यूशन का टाइम था. द पीरियड बिटवीन 1830 to 1848 इज सिंबलाइज्ड विद द एज ऑफ रेवोल्यूशन. इस दौरान बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे पूरे यूरोप में. द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ फ्री नेशन. 1832 में ओटोमान एम्पायर और ग्रीस के बीच में कॉन्स्टेंटिनोपल नामक स्थान पर एक ट्रीटी हुआ, समझौता हुआ, जिसके तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन माना जाने लगा. 1830s were the year of great economic hardship in whole Europe. A revolution in 1848 led by liberals demanded for national unification. Nationalism and imperialism, Europe was marked with lots of chaos and turmoil during the revolution. After 1871, there was an important change in the concept of nationalism in Europe. After that, there is a topic visualizing the nation, how the people of Europe विजुलाइज देयर नेशन. जैसे हम अपने देश को भारत माता के नाम से विजुलाइज करते हैं, वैसे यूरोप के लोगों ने भी अपने अपने कंट्री को अलग अलग नेम से विजुलाइज करना शुरू किया. अ सिंबल इज अ विजुअल इमेज दैट डिपिक्ट समथिंग अदर देन itself. It may be depicted using an object, picture, written word, sound और particular mark. ये सब विजुअलाइजिंग सिंबल्स हैं. During revolution, artists depicted a nation like a person. This personification, revolution के दौरान पूरे यूरोप में वहां के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को एक पर्सन का रूप दिया और उसको एक देश का सिंबलाइज करके उसे एक वॉरियर के रूप में दिखाया. Also females figure became an symbol of the nation. जो फीमेल फिगर थी जैसे जर्मेनिया थी, इसको फीमेल फिगर्स को भी नेशंस का प्रतीक दिया गया, जैसे इंडिया में भारत माता को दिया जाता है. यूनिफिकेशन ऑफ इटली इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो दोस्तों इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा. फ्रेंच यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आप जानते हो कि फ्रेंच, ऑस्ट्रिया एंड पोप्स हैड कंट्रोल ओवर सम इटालियन स्टेट्स. नॉर्दर्न इटली वाज कंट्रोल्ड बाय काउंट कैमिलो डी कोर and southern Italy was controlled by Garibaldi. So Rome joined Italy. Unification of Germany कैसे हुआ? Russia led German unification supported by Germany people and strong army. Bismarck took control over Germany. Victory of Prussia over Denmark, Austria and France. Prussians won the respect of other German. People accepted Prussian leadership. तो यही चैप्टर है. इस चैप्टर में आपको वेरी शॉर्ट में हु वाज फ्रेडरिक सार्यू बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अलावा व्हाट डज एलोगोरी मीन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट बेनिफिट्स वर गिवन इन द नेपोलियनिक कोड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अलावा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. इसमें what does nation state mean? What does nation state mean? What is a utopian? Who was Ernest Renan? ये सब important वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस है. इसके अलावा जो important वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें है आपका when did the French Revolution take place? Which new name was given to the States General? इसके अलावा आपका who were the members of Jacobin Club? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है. तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा. इसके अलावा वेयर डिड द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन सब क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट अवेटेड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका who formed the Jalverin या जालवेरिन क्या था.
जालबेरिन जरूर पढ़ लीजिएगा। ये एक यूनियन था जो कि बनाया गया था 1832 में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सफरेज का मीनिंग क्या होता है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है वो व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड दिस प्रोवर्ब, हु सेड दिस लाइंस करके एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप सभी लोग देखिएगा, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वियना चेंज द मैप ऑफ यूरोप, What steps did the French revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म क्या था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा रोमांटिसिज्म को। इसके अलावा आप सभी लोग रोमांटिसिज्म के अलावा वेयर डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट देख लीजिएगा, हु वाज ऑफर्ड द क्राउन इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हाउ वाज द असेंबली डिसबैंडेड, ये क्वेश्चंस जो है जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। इन सब के अलावा who suppressed the initiative of liberal nationalism, who was Count Camillo de Cavour, who was Giuseppe Mazzini, who was Giuseppe Garibaldi, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और which was the language of Scotland, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर इस चैप्टर में आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग जो क्वेश्चंस देखना होगा उसमें आपको आएगा द बाल्कन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेम ऑफ द बाल्कन कंट्रीज पूछ देगा। हाँ, तो जितने भी निया करके कंट्री है, जैसे एस्टोनिया, इस तरह के जो क्वेश्चन कंट्रीज थे उस दौरान, वो सब आते हैं बाल्कन कंट्रीज में। बाल्कन टेंशन का कारण क्यों बनता था यूरोप में, ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में और भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका कुछ सिंबल दे देगा, उसको मैच द कॉलम में मिला करके आपको मिलाना होगा। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में ट्रायंगल विद इन एन आई है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैच द कॉलम में दे सकते हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो था हमने बताया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का, इसमें से इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि अच्छा एक बात बता दूं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से मैथ बेस्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। इससे आप सभी लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर को हमें ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि रिटन में कई क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में आप जानते हो, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टोरी है, जिसमें आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, द मूवमेंट्स इन टाउन्स, रेबेलियन इन द कंट्री साइड, स्वराज इन द अवध आंध्र प्रदेश, प्लांटेशन ऑफ असम, टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, लाहौर सेशन, the salt march, different social groups in the movement, rich peasants, poor peasants, business classes, women, the limits of social civil disobedience movement, Pune Pact, sense of collective belonging, united struggle, image of Bharat Mata, Indian folklore, a tricolor flag, reinterpretations of history जैसे टॉपिक्स टच किए गए हैं इस चैप्टर में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को से गो थ्रू जरूर होइएगा। इस चैप्टर में हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 1915 से, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, और स्टोरी एंड होती है यहाँ पर 1930 में। तो 15 सालों की कहानी है। इन 15 सालों में भारत में क्या हुआ, कैसे रेवोल्यूशन हुए, वही कहानी है। जैसे रिवीजन में बता दूं, इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट भारत पर क्या था, टैक्सेस बढ़ गए थे, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर,
डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। फाइनेंस बाय वार लोन्स, जो अंग्रेजों ने टैक्स लोन लिया था उसे टैक्स बढ़ा के पूरा कर रहे थे। प्राइसेस हर वस्तुओं के डबल हो गए थे 1913 से 1918 के बीच। गांव में जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था, गांव वालों को जबरदस्ती अंग्रेज सेना में भर्ती करके ले जा करके वर्ल्ड वार में झोंक रहे थे। क्रॉप फेल्ड हो गई थी, ड्रॉट होने की वजह से लगभग 12.13 मिलियन पीपुल फेमाइन की वजह से और एपिडेमिक्स की वजह से मारे गए इंडिया में। नए लीडर्स आए जैसे गांधी जी आए। सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने 1917 चंपारण बिहार में एक जो स्टार्ट किया, जो कि एक इंडिगो प्लांटेशन के लिए उन्होंने किया था। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से पहली बार भारत आए तो उन्होंने पहला जो मूवमेंट किया वो चंपारण मूवमेंट बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में उन्होंने जो क्रॉप फेल्योर हो गई थी किसानों की, तो वो चाहते थे कि उनके रेवेन्यू अंग्रेज सरकार माफ करे, उसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी ने 1917 में ही अपना खेड़ा मूवमेंट किया। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गुजरात गए, जहां पर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनका सपोर्ट करने के लिए गए थे। इसके अलावा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह मूवमेंट को ज्वाइन किया, उसमें रिच पेजेंट्स भी थे जो चाहते थे कि टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। पुअर पेजेंट्स थे जो चाहते थे कि पूरा टैक्स माफ हो जाए। बिजनेसमैन क्लास था जो चाहता था कि जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर रोक लग जाए और रूपी से स्टर्लिंग में एक्सचेंज हो। वर्किंग क्लास भी था जो लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ था। बहुत सारी महिलाएं भी पार्टिसिपेट की थी गांधी जी के इस सत्याग्रह मूवमेंट में, जिनमें से बहुत सारी महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा। और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज स्प्रेड थ्रू, भारत में नेशनलिज्म कैसे फैला, तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इन लोगों ने बहुत सारे गाने लिखे, जैसे कुछ लोगों ने तस्वीरें बनाई, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया द इमेज ऑफ भारत माता, और बहुत सारी फॉकलोर इंडियन कहानियों को समेट करके उनको एक्सप्लेन किया गया। ट्राई कलर फ्लैग गांधी जी और बाकी लोगों के द्वारा बनाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक बार आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम लाइन देख लीजिएगा। 1906 ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म। 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। जनवरी 1915 महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1916, 17, 18 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात एंड अहमदाबाद गुजरात। 1917 एंड 1918 में जो है ये सारे आंदोलन हुए थे। 1918, 1919 पीजेंट्स मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश, बाबा रामचंद्र आपको याद होंगे। 1919 रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, हड़ताल स्ट्राइक अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड। 1920 द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, September 1920 Calcutta Congress session, non-cooperation was decided. 1920 Congress session at Nagpur and the non-cooperation movement was adopted. 1921 the non-cooperation movement was launched. A militant guerrilla movement in Awadh started. 1922 चौरी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जो हत्याकांड हुआ उसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ कर दिया। 1924 सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू was arrested and executed. 1927 FICCI FICCI was founded. 1928 Simon Commission was set up in India. 1921 to 1929 Lahore Congress adopted demands for total independence, पूर्ण स्वराज। 1930 the civil disobedience movement was started when Gandhi ji broke the SALT law at the Dandi. Gandhi ji sent a letter to Lord Irwin asking 11 demanded. आपको ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 1931 गांधी इरविन पैक्ट took place, end of the civil disobedience movement, Pune Pact signed.
1932 civil disobedience movement was relaunched. 1934 civil disobedience movement was called off. तो अब इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जरा उसको आप लोग देख लीजिएगा। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, व्हाट डज सत्याग्रह मीन, व्हाट वाज चंपारण मूवमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा व्हाट वाज द अदर नेम टू रोलेट एक्ट, हु वाज खलीफा, हु डिड द खिलाफत कमेटी फॉर्म। इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट, जरूर इस एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा जो एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा व्हाई वाज रोलेट एक्ट 1919 अनपॉपुलर एमंग द इंडियंस, ये भी लगभग 4-5 बार आया हुआ है बोर्ड में, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। इन सब के अलावा आप सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जरूर पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेगा, जैसे हु लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवर, बाबा रामचंद्र आप जानते ही थे। बाबा रामचंद्र कौन थे, वो एक सन्यासी थे, तो वो कैसे लेबर थे, कहां से आए थे, वो एक इंडेंचर्ड लेबर थे, आप जानते ही हो। इसके अलावा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 क्या था, पिकेट मीन्स क्या होता था, शराब की दुकानों को घेर के महिलाएं बच्चे बुजुर्ग खड़े हो जाते थे, किसी को अंदर जाने नहीं देते थे, उसी को पिकेट कहा जाता था, आप जानते हैं। अवध किसान सभा किसने फॉर्म की थी, बाबा रामचंद्र ने की थी, आप सभी लोग जानते हैं, और नेहरू जी ने मिलकर की थी उनके साथ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें है स्वराज पार्टी फॉर्म किसने की, स्वराज पार्टी के अलावा सर जॉन साइमन कौन था, साइमन कमीशन इंडिया कब आया, इसके अलावा डांडी क्या है, साल्ट मार्च क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको बता दें मोहम्मद अली जिन्ना की क्या डिमांड थी, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। When the civil disobedience movement started, there was an atmosphere of suspicion and distrust between communities. ये क्यों था ऐसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा। और डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछ सकता है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट आवर में आपको जरूर पढ़ने हैं, पूरा डांडी मार्च, जलियांवाला बाग, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है तो ध्यान से पढ़िएगा। हाउ डिड इमेज और फिगर हेल्प्स इन डेवलपिंग नेशनलिज्म, ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा रोलेट एक्ट के 2 प्रोविजंस आपको बताने होंगे। हु पब्लिश द फॉकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, नटेशा शास्त्री आप जानते ही हो। गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे वो किससे इंस्पायर थे, इसको जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर था आपका दूसरा, द नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री का ही चैप्टर है, इस बार सिलेबस में है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन refers to an economic system, globalization refers to an economic system that has emerged since last 50 years. It started with trade, migration of people in search of work and movement of capital etc. Silk Route were the routes through which trade and culture mingling of far-flung regions of the world took place. Indentured has described as a new system of slavery. Indentured labor were hired under contracts of 5 years as they went to work on plantation in regions like Caribbean islands, Mauritius and Fiji. The major inventions like the railways, steamships and the telegraph triggered the economic growth in 19th century. Colonial power in the late 19th century in Britain, France, Belgium, Germany and US. डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने हैं, जैसे
द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। आप जानते हो इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सिल्क रूट पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने में कामयाब हुआ। Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled to. Until the 19th century, cities were crowded and deadly diseases, religious conflicts and religious dissenters were widespread. इसके बाद आता है 19th century जो 1815 से 1914 तक की कहानी है। A world economy took shape, development of a new technology took place in the form of railways, steamships and telegraph. Rinderpest, a fast spreading disease of cattle plague, had a terrifying impact on the people of Africa. 19th century indentured has been described as a new system of slavery. Indian traders and money lenders followed European colonizers. Due to the British economic policy, inflow of Indian cotton began to decline. The interwar economy, wartime transformation and post-war recovery took place. The rise of mass production and consumption. The Great Depression began from 1929 and lasted till mid-1930s. The impact of Great Depression on India was widespread. End of Bretton Woods and beginning of globalization. By 1960s, US dollar lost its command in world's currency. The system of fixed exchange rate was collapsed. Cheap labor in China became attractive destination for MNCs. With globalization, India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. Decolonization and independence. After the Second World War, many parts of the world under European colonial rule, the most developing countries formed a group called G77. The early post-war years, Bretton Woods system led to the growth of trade and incomes. There was in worldwide spread of technology and enterprise. Vast amounts invested in important industrial plants and modern equipments. Rebuilding a world economy. The Second World War fought between the Axis and Allies power. Post-war settlements and the Bretton Woods institution were established. The Bretton Woods Conference set up IMF. The US was given the right of veto over IMF and the World Bank. तो दोस्तों जो हमारा थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर का पहले मैं मेन इवेंट्स बता देता हूं। 1820 से 1914 तक क्या हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 times. 1845 to 1849, potato famine in Ireland. During this famine, about 1 crore people died of starvation in Ireland. 1885, the big European powers met in Berlin to complete the division of Africa between themselves. हमने बताया था कि स्केल रख करके उन्होंने पूरे अफ्रीका को डिवाइड कर लिया। 1890s, the US became the colonial power. Rinderpest, which was a cattle plague, had a terrifying impact on livelihoods of the African people and the local economy. 1892, Rinderpest reached Africa Atlantic coast. 1900, Indian nationalist leaders started opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. 1914 to 1918, period of the First World War. 1921, indentured labor was abolished. 1923, US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. 1929, the Great Depression was began. 1939 to 1945, period of Second World War. 1944, the United Nations Monetary and Financial Conference was held. The Bretton Woods Agreement was signed. 1947, the IMF and the World Bank commended financial operation. 1949, the Chinese Revolution. अब इस चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जरूर नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले व्हाट वाज सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था, ये पूरा आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है। इसके अलावा हाउ डिड फूड लाइक नूडल्स ट्रेवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड
एंड वाज एडॉप्टेड बाय डिफरेंट नेम्स। मैंने बताया था स्पैगेटी के बारे में, नूडल्स के बारे में, कि वो वर्ल्ड में एक देश से दूसरे देश को कैसे ट्रेवल किए। इसके अलावा आपको ये जानना जरूरी होगा हाउ द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जैसे मैंने आयरलैंड में पोटैटो की स्टोरी बताई थी कि अगर पोटैटो नहीं हुआ सही तो कैसे काफी ज्यादा लोग आयरलैंड में मारे गए। अमेरिका को डिस्कवर किसने किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है व्हाट वाज एल डोराडो, जो गोल्डन सिटी के नाम से विख्यात एक सिटी था, उसी को एल डोराडो कहते हैं। आप जानते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसके अलावा आप देख सकते हैं गिव 3 एग्जांपल्स टू शो दैट प्री मॉडर्न वर्ल्ड चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू अमेरिका। हाँ, इसके अलावा आप सभी लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें आएगा कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़िएगा। कॉर्न लॉज क्या था, कॉर्न लॉज का मीनिंग क्या था। कैनल कॉलोनीज जरूर पढ़ लीजिएगा। कैनल कॉलोनीज पंजाब में बनाई गई थी, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, आप जानते ही हैं। तो कैनल कॉलोनी क्या थी जरूर पढ़िएगा। पेपर पार्टीशन क्या था, रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट एक कैटल डिजीज था, साउथ अफ्रीका में फैला था, आप जानते ही हैं, जिससे साउथ अफ्रीका के लोग पूरे कमजोर हो गए। तो ये जरूर पढ़िएगा, रिंडर पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट। इसके अलावा आप सभी लोग व्हाट वाज इनहेरिटेंस लॉ था। इनहेरिटेंस लॉ क्या था, उत्तराधिकार का नियम क्या था। और इसके अलावा स्लेवरी क्या था, स्लेवरी सिस्टम क्या था, होम चार्जेस क्या थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों को जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आपको मैंने बताया ग्रेट डिप्रेशन क्या था, क्या इसका टाइम पीरियड था। हाँ, 1929 से 1934 तक आप जानते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें एक्सिस पावर, अलाइज पावर, सेंट्रल पावर। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जरूर पढ़ लीजिएगा। ब्रेटन वुड्स ट्विंस, व्हाट आर नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन और ब्रेटन वुड्स ट्विंस। तो उसमें आप जानते हो आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ग्रुप 77 यानी G77 क्या है, व्हाट डज NIEO मीन, NIEO का मतलब क्या होता है, ये जरूर पढ़िएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्यों इसको फॉर्म किया गया था NIEO को। हाँ, टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन इंपोर्ट, आप जानते हो टैरिफ कहलाता है। व्हाट आर MNCs, MNCs क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो प्लीज इन टॉपिक्स को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोगों को ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर में आएंगे। इसके अलावा हमारा चैप्टर है जो वो नेक्स्ट चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड गिल्ड्स। हाँ, ये सारे चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं मेन इवेंट्स आपको बता देता हूं। शायद ये चैप्टर हमारा सिलेबस में है कि नहीं है, इसको हमें देखना जरूरी है। सिलेबस में आई होप कि ये चैप्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम देख के आपको बता देते हैं। चलिए, ये चैप्टर हमारा सिलेबस में शायद नहीं है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह हमारा चैप्टर जो है वो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर देखिएगा आप सभी लोग। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, print comes to Japan in the print revolution and its impact, the reading mania, the 19th century, India and the world of print, religious reforms and public debates, new forms of publications,
प्रिंट एंड सेंसरशिप, प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप। ये सारे चैप्टर टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इस चैप्टर में है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन मैं कर दे रहा हूं इस चैप्टर का। प्रिंट इन चाइना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, चाइनीज अकॉर्डिंग बुक, शंघाई हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, रीडिंग बिकेम अ लेजर एक्टिविटी, प्रिंट इन जापान, बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग, ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड डायमंड सूत्रा, इल्लुस्ट्रेटेड ऑफ कलेक्शन प्रिंटिंग, प्रिंट इन यूरोप, Chinese paper come Europe via Silk Route, production of manuscripts and books started, wood block printing brought by Marco Polo became the more popular, Gutenberg and the printing press. First book printed was the Bible, which was printed by Gutenberg. Beginning of the print revolution. Print revolution and its impact. Print reduces cost of books. Print encourages debate and discussion, reinterpretations of religious texts. The reading mania. Print created condition for French Revolution. Books spread progress and enlightenment. New form of literature came up and increased. Religious reforms. Print encouraged religious and vernacular language. Muslim mates almost debates and discussions around religious texts. India and the world of print. Printing press was reached Goa first in India. English printing began in India. Manuscripts written on palm leaves and handmade paper. In the 19th century, children, women and workers were major categories. Beginning of children press. Offset press developed which could print 6 colors at a time. New forms of publication, novels, visual arts, caricatures and cartoons opened new world experience. Reading among middle class women increased. Social reformers included caste discrimination in their writings. Print and censorship. Regulations to control press freedom, Vernacular Press Act was passed. The colonial government began measures of restricting control. Nationalists reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities. तो इस चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, क्या क्वेश्चंस है, ये एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो जरूर ध्यान से देखिए आप लोग। 594 AD books were printed in China using rubbing paper against the inked surface of wood blocks. 768 to 770 AD. Introduction of hand printing technology into Japan by Buddhist missionaries from China. 868 AD. The oldest Japanese book, the Diamond Sutra, was printed. 11th century. Paper came to Europe from China. 1295. Marco Polo brought the knowledge of producing books with wood blocks to Europe. 1430s, John Gutenberg developed the first known printing press. 1448, Gutenberg performed the printed system and printed his first book, the Bible. 1448, Gutenberg printed the first book, Bible. 1450 to 1550, printing press established in most countries of Europe. 1517, Martin Luther wrote 1905 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. 1558, an index of prohibited books was formulated to control publishers and booksellers. 1579, Catholic priest printed the first Tamil books at Cochin. 1674, 50 books had been printed in the Konkani and Kannada language. 1710, Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts. 1713, Catholic priest printed the first Malayalam book. 1780, Bengal Gazette was started by James Augustus Hickey. 1810, first printed edition of 16th century text Ramcharitmanas of Tulsidas came out from Calcutta.
1812, Grimm brothers in Germany published a collection of traditional folk tales. 1821, Raja Ram Mohan Roy published the Sambad Kaumadi. 1822, two Persian newspapers, Jamai-e-Jahan Nama and Samsul Akhbar published Bombay Samachar, a Gujarati newspaper published. 1835, Governor General Bentinck revised the press laws. 1843, steam powered rotary printed press for printing newspapers was invented by Richard Hoe. 1857, children's press devoted to literature for children alone set up in France. 1860, Kailash Bashini Devi wrote books highlighting the experience of women. 1870s, caricatures and cartoons were published in journals and newspapers. Hindi printing began soon. 1871, Jyotiba Phule wrote Gulamgiri about the injustice of the caste system. 1876, Rasundari Devi wrote her autobiography Amar Jiban in East Bengal in Bengali language. 1878, Vernacular Press Act modeled on Irish press law was passed. 1880s, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote about miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. 1907, Bal Gangadhar Tilak published Kesari. 908, Bal Gangadhar Tilak was imprisoned, provoking in turn widespread protest all over India. 1920, popular work were sold in cheap series called the Sealing series in England. 1922, Mahatma Gandhi spoke about liberty of speech, liberty of press and freedom of association. 1926, Begum Ruqayya Sakhawat Hussain, an educationist and literary figure, strongly condemned men for withholding education from women. 1938, Kasi Baba published Chote aur Bade Ka Sawal to show the links between caste and class exploitation. So dear students, इस चैप्टर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें आप ध्यान दीजिएगा. व्हाट वाज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कैलीग्राफी, व्हिच सिटी ऑफ चाइना बिकेम द हब ऑफ प्रिंटिंग, व्हिच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अलावा हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंट टेक्नोलॉजी इन जापान, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल वाज अवेलेबल इन मेडिएवल जापान. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा. Which city became the hub of printing in Japan? इसके अलावा what was an accordion book, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखिएगा आप सभी लोग. इन सब के अलावा जो है who brought wood block printing technology from China to Europe, who was Marco Polo, what is manuscript, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. what do you mean by vellum, vellum क्या है, इसे जरूर पढ़िएगा. who was Gutenberg, Who invented the first printing press, तो गुटेनबर्ग थे, आप जानते ही हो. इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में वो आपको आएगा. राइट ए शॉर्ट नोट टू शो व्हाट यू नो अबाउट गुटेनबर्ग प्रेस. इसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा व्हाट डू यू मीन बाय बैलार्ड, बैलार्ड क्या होता है, हु वाज मार्टिन लूथर एंड What was Protestant Reformation? Protestant Reformation क्या था? What is Inquisition? Inquisition क्या था? Printing is the ultimate gift of God and greatest one. Who said these lines? आपको जरूर जानना है. Who was Monocchio? Mention any two contribution of him in the field of print culture in the 16th century. ये भी important question है. इन सब के अलावा ओरल कल्चर एंड प्रिंट कल्चर वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. व्हाई वाज मोनेक्यू एग्जीक्यूटेड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च, ये भी आपको जानना जरूरी होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. इन सब के अलावा आपको जो अगले क्वेश्चंस मिलेंगे, रीडिंग मेनिया क्या था, हु वर पेडलर्स, व्हाट वाज चैप बुक्स, जो स्मॉल बुक्स होती थी उसको चैप बुक्स कहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा बिलो
बिलोथिक्यू ब्लू क्या था, बिलोथिक्यू ब्लू क्या था ये भी जानना। व्हाट वाज डेस्पोटिज्म, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर कौन था, ये सब जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरूर डिस्कस करिएगा, पढ़िएगा जरूर। इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चंस हिस्ट्री के प्रिंट कल्चर एंड वो मॉडर्न वर्ड से जरूर आएगा। हु वर चिल्ड्रन प्रेस सेटअप, हु वर ग्रिम ब्रदर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिम ब्रदर्स के अलावा आप जो है इस चैप्टर में जो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हिंदू ऑर्थोडॉक्स क्या था ये पढ़िएगा। संवाद कॉमेडी किसने पब्लिश की थी, हु वाज उलमा फतवा, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। उलमा फतवा क्या था ये जरूर पढ़िएगा। व्हाट वाज द मेन फियर ऑफ उलमाज, उलमाज का फियर क्या था, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसके अलावा आप सभी लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से वो होगा आपका विच गवर्नर जनरल एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आप जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज बंगाल गजट, इसके अलावा डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रिंट इन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन, ये इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को बता दें इन सब के बाद आप सभी लोग क्या करिएगा कि जैसे आपको बताया गया है लिखने का वैसे ही लिखिएगा और दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आगे अपनी ज्योग्राफी का होल रिवीजन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे बहुत जल्द। इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो फ्रेंड्स, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सिलेबस में है, तो इस चैप्टर का भी रिवीजन मैं आपको करा दूं। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया। 1730s द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड वर सेट अप। 1716 ब्रिटिश imported new cotton to feed its cotton industry. 1764 spinning jenny was devised by James Hargreaves. 1767 Richard Arkwright created the cotton mill. 1781 James Watt improved upon the steam engine and patented it. 1785 Cartwright invented the power loom which used steam power for spinning and weaving. 1830s to 1840s Dwarka Nath Tagore set up 6 joint stock companies in Bengal. 1850s railway stations started coming up all over London. 1854 the first cotton mill was established in Bombay. 1855 the first jute mill was set up in Bengal. 1860 Elgin mill was started in Kanpur. 1861 the first cotton mill was set up in Ahmedabad. 1863 London Underground Railway began operation. 1873 Britain exported iron and steel. 1874 the first spinning and weaving mill of Madras began its production. 1900 music publisher E.T. Paul produced a music book. 1912 J.M. Tata set up the first iron and steel works in India at Jamshedpur. 1917 Seth Hukum Chand, a Marwadi businessman, set up the first Indian jute mill in Calcutta. इस चैप्टर में जो important questions है दोस्तों उसमें name the book published by E.T. Paul, whose picture was shown on the trade magazine, what does Orient mean, ये सब important question है। इनके अलावा what was spinning jenny, who were trade guilds, which city was known as finishing center, who was merchant clothier, who created the cotton mill, ये सब important question है, जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा how did it affect the rural peasants and artisans, फिर आपको important question में why did London city dwellers become rebellious during 19th century है। इन सब के अलावा आपका important question जो और है उसमें name the seasonal industries that require labor, Who invented the spinning jenny, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर टच करिएगा इस क्वेश्चन को।
इन सब के अलावा आप टच करिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडियन कॉटन ट्रेवल टू सेंट्रल एशिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हु वाज गोमस्ता, व्हाट डज सिपॉय मीन, व्हाट वर द व्यूज ऑफ हेनरी पटुलो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा आप सभी लोग। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं where did the first cotton mill develop in India, where did the first jute mill develop in India, how many mills were working by 1872, where did the Elgin mill start, how did British trade with China, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा ध्यान से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई शटल, हाउ डिड फ्लाई शटल हेल्प द वेवर्स, और व्हाई वर द ब्रिटिश वरीड अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा विच रॉयल फिगर वाज मोस्टली यूज्ड ऑन लेबल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप कि आप लोगों को इस हिस्ट्री के फुल रिवीजन का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पता चल गया होगा। आप उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग ज्यादा अच्छे मार्क्स पाएंगे हिस्ट्री में, 20 नंबर का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिलीप से ज्योग्राफी वाला चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।